नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लोग विजय माल्या बैंक धोखाधड़ी केस के बारे में पूरी विस्तार पूर्वक एक एक घटनाओं को एक कहानी के माध्यम से जानेंगे और समझेंगे। इसे हम सामान्य भाषा में देखें तो विजय माल्या भारत के एक प्रसिद्ध कारोबारी हैं, जिनकी बहुत सारी कंपनियां हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध किंगफिशर एयरलाइंस आती है। लेकिन बाद में जो कंपनियां हैं यह घाटे में चलने लगी। घाटे को पूरा करने के लिए विजय माल्या भारत के 17 बड़े बैंकों से लोन लिया। लोन लेने के बाद उन्होंने पैसे को कंपनियों में खर्च करने के बजाय उसे निजी खर्चों, यहाँ तक कि पैसे को उनको विदेश में ट्रांसफर किए गए। मतलब कि कंपनियां घाटे में थी, लेकिन घाटे में ही रह गई, वो घाटे से निकल नहीं पाई। कुछ समय बीता, जब बैंकों ने विजय माल्या से पैसा चुकाने के लिए कहा तो विजय माल्या लोन को चुका नहीं पाए। बैंकों ने जांच पड़ताल की। जांच में पता चला कि जो विजय माल्या पैसा लिए थे, लोन लिए थे, लोन को कंपनियों में वो नहीं लगा, उसे निजी खर्चों और विदेशों में उसे ट्रांसफर किया गया। फिर 2015 में सीबीआई ने इस पर केस दर्ज किया। 2016 में ईडी ने भी कार्रवाई शुरू कर दी, जि, जिससे परेशान होकर विजय माल्या भारत छोड़कर लंदन भाग गए। मतलब कि देश छोड़ दिए वो। जब लंदन भाग गए तो यह पूरी घटना कैसे घटी, इसे एक एक कर देखते हैं और समझते हैं। परिचय देख लेते हैं हम लोग। विजय माल्या भारत के एक प्रसिद्ध कारोबारी थे, बात बिल्कुल सही है, जिन्हें कभी किंग ऑफ गुड टाइम कहा जाता था, क्योंकि उस समय उनका जो कारोबार था वह काफ़ी प्रसिद्ध था, क्योंकि बड़े बड़े ब्रांड के लिए यह जाने जाते थे। और भी देखते हैं, देखें कई कंपनियां थी उनकी। सबसे प्रसिद्ध थी किंगफिशर एयरलाइन। कंपनियों में सबसे प्रसिद्ध थी किंगफिशर और एयरलाइंस थी, सबसे प्रसिद्ध थी यह। इसका ब्रांड पूरे देश में चर्चित था, प्रसिद्ध था। और भी देखते हैं, लेकिन 2016 में वे भारत के सबसे बड़े बैंक धोखाधड़ी मामले में फंस गए। कारोबारी प्रसिद्ध होने के बाद भी उन्होंने 2016 में सबसे बड़े बैंक धोखाधड़ी केस में वो फंस गए। तो मामला कैसे शुरू हुआ, देखते हैं। देखिए मामला कैसे शुरू हुआ। साल 2003 में विजय माल्या ने किंगफिशर एयरलाइन शुरू की। जो विजय माल्या हैं, उन्होंने 2003 में किंगफिशर और एयरलाइंस जैसी कंपनियां उन्होंने शुरू की। लेकिन फिर क्या हुआ, देखते हैं। शुरू में यह एक लग्जरी एयरलाइन थी, लेकिन धीरे धीरे भारी घाटे में चली गई। शुरू शुरू में यह ठीक थी, यह लग्जरी थी, लोगों के लिए काफ़ी विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए जानी जाती थी। लेकिन धीरे धीरे यह घाटे में चलने लगी। जब घाटे में चलने लगी तो फिर क्या हुआ, उसको भी देखते हैं। घाटे को पूरा
करने के लिए विजय माल्या ने भारतीय बैंकों से कई बड़े लोन लिए। जब कंपनियां इनकी घाटे में चलने लगी तो घाटे को पूरा करने के लिए उन्होंने बैंकों से लोन लिए। लोन लिया तो फिर क्या हुआ, पैसा कहाँ गया, देखते हैं। यह यह लोन लगभग 17 अलग अलग बैंकों से लिया गया था। जो यह लोन है, यह 17 अलग अलग बैंकों से लोन लिए गए। तो फिर क्या हुआ, जब आपने लोन लिया तो जो कंपनियां घाटे में चल रही थी उसे घाटे से निकल क्यों नहीं पाई, देखते हैं उसको भी। कुल कर्ज की राशि कितनी थी? कुल कर्ज 17,781 करोड़ था। जो इन्होंने लोन लिया था वह 17,781 करोड़ का था वो, जिस पर कि अगर देखा जाए तो लोन भी है इसमें जुड़ा हुआ, फिर इंटरेस्ट है, प्लस पेनाल्टी है। क्योंकि जब आप लोन लेते हैं तो उस पर ब्याज भी लगता है। अगर आप समय से लोन को नहीं चुकाते हैं तो उस पर पेनाल्टी भी लगती है। तो इन सबको जोड़ने के बाद कर्ज 17,781 करोड़ रुपया हुआ। और भी देखते हैं फिर क्या हुआ। प्रमुख बैंक जिन्होंने लोन दिया, लोन कौन कौन बैंक दिए थे इनको देखते हैं। पहला आता है नाम एसबीआई का, दूसरा पीएनबी, तीसरा आईडीबीआई बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, फिर देखें एक्सिस बैंक, फिर आईसीआईसीआई बैंक। मतलब कि यह प्रमुख बैंक हैं। लोन लिया गया, फिर क्या हुआ, लोन मुख्य रूप से किंगफिशर एयरलाइंस के लिए लिया गया था। जो लोन लिया गया था वह मुख्य रूप से किंगफिशर और एयरलाइंस के लिए लिया गया था कि यह कंपनियां घाटे में हैं और इनको के घाटे को पूरा करने के लिए वह बैंक से वह लोन लिए थे वो। लेकिन फिर क्या हुआ, बाद में रकम का इस्तेमाल अन्य निजी खर्चों और कंपनियों में किया गया। जो लोन लिया गया कि हम किंगफिशर एयरलाइंस की जो जो घाटा चल चल रहा है इस समय कंपनी में, उसको पूरा करने के लिए लिया गया था लोन। लेकिन उस पैसे को किंगफिशर और एयरलाइंस में खर्च न करके उसे निजी खर्चों में किया गया, देखते हैं उसको। बाद में रकम का इस्तेमाल अन्य निजी खर्चों, मतलब कि जहाँ खर्च करने को के लिए लिया गया था, जिसका नाम दिया गया था कि यहाँ पर पैसा लगाना है, तो वहाँ पर पैसा नहीं लगाया गया। कहाँ लगाया गया, तो अन्य निजी खर्चों और कंपनियों में किया गया। मतलब कि जिस कंपनी के नाम पर लिया गया था कि इसमें पैसा लगाना है, उस कंपनी में वो पैसा नहीं लगा, किसी और कंपनी में लगा। फिर क्या हुआ, देखिए डिफॉल्ट और धोखाधड़ी का खुलासा। डिफॉल्ट और धोखाधड़ी का खुलासा कैसे हुआ, देखते हैं। देखिए 2012 किंगफिशर एयरलाइंस पूरी तरह बंद हो गई। 2012 में किंगफिशर एयरलाइंस सेवा पूरी तरह से बंद हो गई। जब बंद हो गई तो जो बैंक लोन दिए थे वो तो सोचेंगे कि हम जो लोन दिए थे तो इसी के लिए दिए थे, जो किंगफिशर है और एयरलाइंस है उसी के लिए हम लोन दिए थे। लेकिन वो कंपनी है 2012 में वो बंद हो गई वो। तो बैंकों ने सोचा कि
जब हमने लोन दिया था तो यह बंद कैसे हो गई? इसके पीछे की वजह क्या है? फिर देखते हैं, विजय माल्या ने बैंकों को भुगतान नहीं किया। मतलब जो वह लोन लिए थे वह बैंकों से, वह बैंकों को वह चुका नहीं पाए। बैंकों ने जब जांच की तो पता चला कि लोन का पैसा एयरलाइंस में सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हुआ। जब बैंकों ने जांच किया तो जांच में यह खुलासा हुआ कि जो पैसा बैंकों से लिया गया था उसे किंगफिशर और एयरलाइंस में सही तरह से उपयोग नहीं किया गया। मतलब कि कुछ पैसा लगाया गया समझिए इसमें, एयरलाइंस और किंगफिशर में, लेकिन बाकी पैसे को निजी खर्चों और अन्य कंपनियों में लगाया गया। और भी देखते हैं फिर क्या हुआ। कुछ रकम विदेशी खातों में ट्रांसफर की गई। कुछ पैसे को विदेशी खातों में भी ट्रांसफर किया गया। आप समझ सकते हैं कि पैसा यह कहाँ जा रहा है। जिसके नाम पर आप लोन लिए थे, पैसा उसमें न लगाकर कहीं और आप पैसे को उसका उपयोग कर रहे हैं। आप गलत कार्यों में उसको आप लगा रहे हैं। लेकिन बैंकों ने आपको गलत कार्यों में लगाने के लिए तो पैसा नहीं दिया था। वो पैसा दिया था कि आप किंगफिशर और एयरलाइंस जो कंपनी है उसमें आप पैसा को लगाएं आप। लेकिन आप उसमें कुछ पैसा लगा रहे हैं आप, बाकी पैसों का देखें इधर उधर आप खर्च कर रहे हैं। फिर क्या हुआ, कई संपत्तियों की गलत वैल्यू बताकर लोन लिया गया। कई देखा जाए संपत्तियों की गलत वैल्यू बताकर, मतलब कि यह धोखा दिया गया है एक तरह से बैंक को। जो संपत्ति थी वह कम की थी, लेकिन उसे ज़्यादा कीमत पर बताया गया कि यह इतनी कीमत की यह संपत्ति है, और उसके नाम पर लोन लिया गया। तो यह भी काफ़ी गलत तरीके से लोन लिया गया है। फिर फिर बात आती है सीबीआई और ईडी की बात आती है। सीबीआई और ईडी की जांच। फिर क्या हुआ, 2015 में सीबीआई ने आधिकारिक रूप से केस दर्ज किया। 2015 में मामला सीबीआई तक पहुंचा। 2015 में सीबीआई ने केस को दर्ज कर लिया। फिर क्या हुआ उसको भी देखते हैं। सीबीआई ने आरोप लगाए, क्या आरोप लगाए देखते हैं। धोखाधड़ी, फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग का इन्होंने आरोप लगाया। कहा कि यह धोखाधड़ी है या फ्रॉड है, और मनी लॉन्ड्रिंग मतलब कि पैसे को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर किया गया है। क्योंकि इसकी जो पैसा लिया गया था, इसका कुछ पैसों को विदेशों में ट्रांसफर किए गए, मतलब मनी लॉन्ड्रिंग का इस पर आरोप लगा। फिर क्या हुआ देखते हैं। 2016 में प्रवर्तन निदेशालय, जिसे ईडी कहते हैं, ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत माल्या की संपत्तियां जब्त करना शुरू किया। जो ईडी है वह मनी लॉन्ड्रिंग के तहत विजय माल्या की संपत्तियों को जब्त करना शुरू किया। तो जब आप जब्त किए तो कितना पैसा मिला उससे, उसको भी हम लोग देखते हैं। देखिए, ईडी ने लगभग 9,000 करोड़ की संपत्तियां जब्त की। जो ईडी है लगभग 9,000 करोड़ की संपत्ति जब्त की वह। फिर क्या हुआ, देश से फरार। देश से फरार मतलब कि विजय माल्या देश छोड़कर भाग गए। बात आती है कहाँ भाग गए।
देखते हैं उसको भी। मार्च 2016 में माल्या भारत छोड़कर लंदन चले गए। जब वह ईडी और सीबीआई से परेशान हो गए तो यह देश छोड़कर वह भाग गए, लंदन भाग गए वो। क्योंकि जो लंदन है सबसे सुरक्षित जगह है लोगों के लिए। जितने भी बड़े बड़े व्यापारी होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, वह जब पैसा चुका नहीं पाते हैं तो सीधा इंग्लैंड भाग जाते हैं। क्योंकि वहाँ के कुछ ऐसे कानून हैं जो उन्हें सुरक्षा प्रदान करते हैं। और भी देखते हैं। देखिए, उनके खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी किया गया। विजय माल्या के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी किया गया। भारत सरकार ने ब्रिटेन से प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू की। भारत सरकार ने ब्रिटेन से बात की और उन्होंने कहा कि जो विजय माल्या हैं हमारे पैसा लेकर आपके यहाँ चले गए हैं, मतलब कि भारत का पैसा लेकर वह इंग्लैंड चले गए हैं। तो भारत सरकार ने उनको अपने देश में लाने के लिए ब्रिटेन के कानूनों के तहत भारत में विजय माल्या को लाने की बात की। फिर क्या हुआ देखते हैं उसको भी। इंटरपोल और प्रत्यर्पण। इंटरपोल होता है कि अगर कोई भी व्यक्ति आपके देश से कोई भी फ्रॉड कर कर भाग जाता है किसी अन्य देश में, तो इंटरपोल है कि दो देशों के बीच यह बात करता है। उनके बीच जो भी व्यक्ति गया है उनको लाने में यह मदद करता है। देखते हैं उसको भी। एक यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो इंटरपोल है वह एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है। यह जो इंटरपोल है वह एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है जो देशों के बीच, मतलब कि दो देशों के बीच जो भी ये अपराधी होते हैं, देशों के बीच अपराधियों की जानकारी साझा करती है। मतलब कि जानकारी को बताती है कि आपके जो अपराधी हैं वह किसी दूसरे देश में हैं। वहाँ की सरकार को भी बताती है कि देखिए जो यह अपराधी है वह इस देश का है और आपके देश में आकर रह रहा है। यह इंटरपोल यह जानकारी साझा करती है, यह बताती है। तो इन्होंने भी बताया। फिर क्या हुआ, भारत ने इंटरपोल से रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवाया ताकि माल्या को भारत लाया जा सके। तो भारत सरकार ने इंटरपोल से बात की और बात करने के बाद एक नोटिस जारी करवाया। किससे? इंटरपोल से एक नोटिस जारी करवाया। क्या करवाया? ताकि माल्या को भारत लाया जा सके। तो आप इतना समझे होंगे, इंटरपोल है कि दो देशों के बीच जो भी अपराधी होते हैं उनको वह बात करता है, उनको लाने में मदद करता है, वो नोटिस जारी करता है, सूचना जारी करता है। तो इतना समझे होंगे आप। और भी देखते हैं। ब्रिटेन की ब्रिटेन की अदालतों में लंबी कानून प्रक्रिया चली। ब्रिटेन की जो अदालत है उसमें लंबी कानूनी प्रक्रिया चली विजय माल्या को लाने के लिए। क्या हुआ, 2018 में ब्रिटेन की वेस्ट मिस्टर कोर्ट ने विजय माल्या के प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी। 2018 में ब्रिटेन की वेस्ट मिस्टर कोर्ट वेस्ट मिस्टर कोर्ट ने विजय माल्या को
भारत लाने के लिए मंजूरी दे दी। मतलब वह बोल दिया कि आप इसे अपने देश ले जाइए। अच्छी बात है। फिर क्या हुआ? मामला फंसा कहाँ जाकर, देखते हैं। लेकिन कानूनी अपीलों के कारण अब तक वह भारत वापस नहीं आए। लेकिन दूसरी बार अपील की गई। जब अपील की गई तो वह उस पर रोक लग गया और अभी वह भारत नहीं है। तो ऐसा लगता है कि शायद जल्द ही विजय माल्या भारत में आने वाले हैं। क्यों आने वाले हैं? ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो आप देख रहे हैं 2018 में ब्रिटेन की वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने विजय माल्या के प्रत्यर्पण को मंजूरी दी। यहाँ से मंजूरी यहाँ से मिल गई है। लेकिन कानूनी अपीलों के कारण अब तक वह भारत वापस नहीं आए। जो कानूनी अपील अगर खत्म हो जाएंगे तो विजय माल्या भारत में वो चले जाएंगे। तो ऐसी संभावना बनती है कि विजय माल्या भारत में आ जाएं, क्योंकि वेस्ट मिस्टर कोर्ट ने यह मंजूरी दे दी है कि आप विजय माल्या को अपने यहाँ ले जाइए। तो जैसे ही यह मामला खत्म होगा, अपीलों के कारण अब तक वह भारत वापस नहीं आए, तो यह जैसे ही मामला यह खत्म होगा, विजय माल्या भारत में आने की पूरी संभावना बनती है। तो अभी देखते हैं संपत्तियों की जब्ती और वसूली। संपत्तियों की जब्ती और वसूली कैसे की गई, कितना पैसा कहाँ से मिला, देखते हैं। तो ईडी और बैंकों ने माल्या की कई संपत्तियां जब्त की। ईडी और बैंक मिलकर माल्या की कई संपत्तियों को जब्त किया, देखते हैं। जैसे कि मुंबई में जो जो मुंबई में संपत्ति थी उसको भी जब्त किया गया। दिल्ली की भी संपत्ति को जब्त किया गया। बेंगलुरु में महंगी प्रॉपर्टी थी, मतलब कि मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु में जो महंगी प्रॉपर्टी थी उसको भी जब्त कर लिया गया। और देखते हैं किंगफिशर हाउस जो जो कि मुंबई में है, उसे भी जब्त कर लिया गया। और देखते हैं शेयर भी जब्त किए गए। ब्रांड और अन्य निवेश यह भी क्या किए गए, जब्त कर लिए गए। इन संपत्तियों की बिक्री से अब तक 14,131.6 करोड़ की वसूली हो चुकी है। जो जितनी संपत्तियों को जब्त किया गया, इससे 14,131.6 करोड़ की वसूली हो चुकी है। फिर देखते हैं कि अभी कितना पैसा बाकी है, अभी कितना चुकाना पड़ेगा। बैंकों को कितना पैसा मिल जाएगा तो बैंकों का लोन धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, देखते हैं। अभी कितना बकाया है, बात बिल्कुल सामने आती है कि उतना पैसा तो मिल गया, तो बाकी पैसा कितना बचा है अब, देखते हैं। कुल कर्ज कितना था? 17,781 करोड़ था। विजय माल्या पर कुल खर्च कितना था? 17,781 करोड़ था। ठीक है, कोई बात नहीं। वसूली देखते हैं, वसूली कितना हुआ? 14,131 करोड़। जो वसूली हुआ 14,131.6 करोड़ था वैसे वहाँ पर। ठीक है, लेकिन मोटी मोटा आप इससे कह सकते हैं कि 14,131 करोड़ मोटी मोटा बोल सकते हैं आप। और भी देखते हैं बकाया ब्याज सहित लगभग 6,997 करोड़ 2025 तक। मतलब कि जो बकाया है, जो बकाया राशि है उस पर अगर हम ब्याज जोड़ दें और जो लेट फीस होता है, मतलब कि पेनाल्टी पेनाल्टी अगर जोड़ दें तो यह पूरा पैसा 6,997 करोड़ हो जाता है। देखते हैं उसको भी, चिंता मत कीजिए, सब बताएंगे एकदम। अगर केवल मूल गणना करें तो अगर केवल मूल गणना करें अगर हम, तो 17,781 करोड़ में से
अगर हम 14,131 करोड़ रुपया निकाल देते हैं, ठीक है, तो यह कितना बचाएगा कि 36,3650 करोड़। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ से निकाल दिया गया। अगर 17,781 करोड़ में से 14,131 करोड़ निकाल दिए तो कितना बचा? 3650 करोड़ बचा। ठीक है, अब देखते हैं, जब 3650 करोड़ बचा बाकी राशि, तो यह 6,997 करोड़ कैसे बन गया? आपके मन में यह सवाल जरूर आएगा। देखते हैं कैसे बना हो। क्योंकि उस पर लोन, इंटरेस्ट और पेनाल्टी भी क्या किया गया है? जोड़ा गया है। जब आप लोन को जब कोई भी आप लोन लेते हैं तो उस पर ब्याज लगता है। ठीक है, इतना बात समझ गए। लेकिन जब आप ब्याज को समय पर नहीं चुकाते हैं तो उस पर लेट फीस लगता है, मतलब कि पेनाल्टी लगता है। तो विजय माल्या समय से जब चुकाए नहीं तो उस पर ब्याज के अलावा पेनाल्टी भी लगा। तो वही 3650 करोड़ बढ़कर अब कितना हो गया? 6,997 करोड़ रुपया हो गया वो। इतना बात समझे होंगे आप। और भी देखते हैं विजय माल्या का दावा। विजय माल्या क्या दावा किए वो, उनके भी दावों को देख लेते हैं। क्योंकि जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं उनकी आवाज़ों को न सुना जाए तो यह कहीं ना कहीं जो इंसाफ है वह ठीक नहीं होगा, वो बात करना उचित नहीं होगा। देखते हैं कि विजय माल्या क्या दावा कर रहे हैं, उनकी भी बातों को देख लेते हैं हम लोग। माल्या का कहना है कि उन्होंने सारा पैसा चुका दिया। देखा, विजय माल्या बोल रहे हैं कि हम सारा पैसा क्या कर दिए? चुका दिए हो। अच्छा, फिर क्या हुआ था? या उनकी संपत्तियों से वसूली हो चुकी है। और वो बोल रहे हैं कि हमारे पर जितना कर्ज था वह कर्ज क्या हुआ? हो गया है, चुका दिया गया है। क्योंकि आप जितनी हमारी संपत्तियों को जब्त किए उससे जितना पैसा मिला वह पूरा पैसा चुकता हो गया वो। लेकिन जब आप यही बात कर रहे हैं तो फिर भागे क्यों? आप यहीं पर बात कर लिए होते आप। वे कहते हैं कि सरकार ने गलत तरीके से उन्हें भगोड़ा बताया। विजय माल्या बोल रहे हैं कि सरकार ने उन्हें गलत तरीके से भगोड़ा बताया। अच्छा, गलत तरीके से बताया। लेकिन देखा जाए अदालतों ने उनके सभी तर्कों को खारिज कर दिया। जो भी विजय माल्या बोले उनके तर्कों को अदालत ने क्या कर दिया? खारिज कर दिया। मतलब कि उसे गलत करार दे दिया गया, कर दिया गया कि यह गलत बोल रहे हैं। मतलब उनकी बातों को रद्द कर दिया गया। और भी देखते हैं और देखें अदालतों का रुख देख लेते हैं। अदालतों का रुख क्या है, क्या अदालत भी सोचती है वहाँ पर। भारतीय भारतीय अदालतों ने उन्हें भगोड़ा आर्थिक अपराधी एफईओ घोषित किया। मतलब कि जो अदालत है वह भी विजय माल्या को भगोड़ा साबित कर दिया वो। उनके खिलाफ एफईओ एक्ट 2018 एफईओ एक्ट 2018 पीएमएलए के तहत, मतलब कि यह आप अगर इंटरनेट पर डालेंगे तो यह पूरा तरह से यह खुल जाएगा। क्योंकि अगर इसको बताने लगेंगे तो यहाँ पर काफ़ी समय बीत जाएगा यहाँ पर। और भी देखते हैं इंडियन पिनल कोड की धाराओं के तहत केस दर्ज हुआ। जो आईपीसी है भारत की, उसके तहत केस दर्ज हुआ। तो वर्तमान स्थिति देख लेते हैं 2025 तक। विजय माल्या अभी भी लंदन में है। इस समय विजय माल्या कहाँ है? लंदन में है। ब्रिटिश
ब्रिटिश अदालतों में उनका प्रत्यर्पण लंबित है। मतलब कि प्रत्यर्पण मतलब जो आने की प्रक्रिया है वहाँ पर अभी उस पर क्या लगा है, रोक लगा है। वो भारत सरकार लगातार उनके वापसी के लिए कानूनी प्रक्रिया चला रही है। जो भारत सरकार है विजय माल्या को लाने के लिए वह कानूनी प्रक्रिया अपनी चला रही है। और भी देखते हैं, कुल वसूली 14,131 करोड़ है। कुल वसूली कितना हो गया है, 14,131 करोड़। बकाया कितना है, 6,997 करोड़। बकाया कितना है, 6,997 करोड़। लेकिन एक बात और आपको बता दें कि अगर यह लोन नहीं चुकाया गया तो अभी यह जो राशि देख रहे हैं आप कि 6,997 करोड़, यह राशि बढ़ने वाली है, बढ़ जाएगी तुरंत। क्योंकि जो ब्याज है, ब्याज हमेशा क्या होता है, बढ़ता रहता है। ब्याज बढ़ेगा, समय से नहीं देंगे तो वह जो लेट फीस लगता है, मतलब पेनल्टी लगता है, वह भी बढ़ेगा। तो यह राशि अगर जब तक नहीं चुकाई जाएगी तब तक यह राशि क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो आशा करते हैं विजय माल्या बैंक धोखाधड़ी केस को पूरी विस्तार पूर्वक एक एक घटनाओं को एक आसान भाषा में समझे होंगे। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।